ओके, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ इन प्रॉपर्टी लॉ। मैंने ये केस पढ़ा है। पहले मैंने यूट्यूब पे एंड दैन ऑल्सो आई सर्च ऑन सेवरल वेबसाइट, वहाँ पे नहीं मिला था एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस केस, बट फिर अब मैंने पढ़ा है डिफरेंट सोर्सेज से। तो नाउ आई थिंक दैट यू शुड ऑल्सो नो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दिस केस, बिकॉज ये केस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो आई थॉट कि मैं डाल देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस केस। तो द फैक्ट्स ऑफ द केस बहुत इजी है और यू वुड नो बाय नाउ, है ना, कि क्या फैक्ट्स है। तो क्या है, द पेटिशनर्स हस्बैंड, उसने एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अपनी वाइफ के फेवर में किया था और 12 ईयर्स के लिए किया था, ठीक है, 1948 में, ठीक है। अब उस डीड में क्या थी, उस डीड में था द राइट टू एंटर अपॉन सर्टेन एरियाज इन द ज़मींदारी इन ऑर्डर टू कट एंड टेक आउट बैम्बूज एंड फ्यूल वुड एंड टीक। सो उसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी थे कि कटिंग पे और ऑल्सो फीलिंग ऑफ सर्टेन ट्रीज पे, ठीक है। अब बाय फीलिंग आई थिंक इट इज़ टॉकिंग अबाउट टचिंग, बट ऐसा कुछ इलेबोरेट किया नहीं है, बट फीलिंग ऑफ सर्टेन ट्रीज यही होगा कि टचिंग की बात हो रही होगी मे बी। द पेटिशनर वर्कड इन द फॉरेस्ट टिल 1950 तक उसने वर्क किया, ये जो वाइफ थी। अब बट शी स्टॉप फ्रॉम कटिंग एनी मोर ट्रीज आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश एबोलिशन ऑफ प्रोप्रायरिटी राइट्स 1950। अब एक एक्ट आया है, ठीक है, उसकी वजह से उसको रोक लिया गया है। नाउ शी कैन नो लॉन्गर कट ट्रीज और डू एनीथिंग रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट। She approached different authorities for validating the said lease, but nothing tangible happened. She finally filed a writ petition. उसने different authorities को approach किया था। जो main case है उसके अंदर ये सारी details दी हुई है कि कौन कौन सी authorities को approach किया था, but इसमें एक summary basis पे दिया है। तो उसने different authorities को approach किया था, but कुछ खास हुआ नहीं और उसने writ petition file कर दी। So the fountain of the prisoner's right is the deed. फाउंडेशन ऑफ द प्रिजनर राइट इज़ द डीड। अब वो मतलब डीड ही तो एक मेन चीज़ है जिसके ऊपर वो फोकस करेंगे। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वाज मच डिबेटेड बाय बोथ साइड। अब दोनों तरफ ही जब केस चल रहा था तो इस डॉक्यूमेंट का नेचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिबेट हुआ कि ये डीड है या लीज है या कॉन्ट्रैक्ट है या क्या है, ठीक है, बिकॉज ये अभी इसके बारे में आगे आएगा कि उन्होंने कुछ बोल दिया था और दैट वाज नॉट सपोज टू बी। अब देखो, इट वाज सेड एट वेरियस टाइम्स बाय वन साइड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया था, ठीक है, ए ट्रांसफ़र बोल दिया था, लाइसेंस कपल्ड विद ग्रांट, दैट इट रिलेटेड टू मूवेबल एंड दैट कॉन्ट्रा इट रिलेटेड टू इमूवेबल। तो एक साइड बोल रहा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और दूसरा बोल रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। द डॉक्यूमेंट कॉल इटसेल्फ ए लीज डीड। अब वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, वो डॉक्यूमेंट को वो ना लीज डीड बोला रहे थे, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है। अब कोर्ट ने आगे ये भी बोला था अगर तुम खुद से कुछ नाम दे दोगे तो दैट इज़ नॉट गोना चेंज द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट कंक्लूसिव बिकॉज द ट्रू नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी डिस्गाइज बाय लेबलिंग इट समथिंग एल्स। ये वही चीज़ आ गई है जो अभी मैं कह रहा था, बट दैट इज़ नॉट कंक्लूसिव बिकॉज द ट्रू नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी डिस्गाइज्ड बाय लेबलिंग इट समथिंग एल्स। कुछ और बोल के उसको नेचर, ट्रू नेचर जो डॉक्यूमेंट का, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें हम लीगल इश्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या थे। लीगल इश्यूज़, अ राइट टू एंटर ऑन लैंड फॉर द पर्पज ऑफ कटिंग एंड कैरिंग अवे टिम्बर स्टैंडिंग ऑन इट इज़ अ बेनिफिट दैट अराइज आउट ऑफ लैंड। कि देखो, अगर एक राइट होता है कि हम एक फॉरेस्ट से या एक लैंड से कट करते हैं और कैरी करते हैं, मतलब ले जाते हैं टिम्बर को, स्टैंडिंग टिम्बर को, तो वो क्या हो जाता है, अगर हम एक लैंड से कुछ कट करके या स्टैंडिंग टिम्बर को कट करके ले जाते हैं तो वो वहाँ से हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, टेकिंग अवे है। तो दैट इज़ अ बेनिफिट दैट अराइज आउट ऑफ दैट लैंड। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ दैट लैंड, क्योंकि वहाँ से हम कट करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो there is no difference between the English and Indian law, but that still leaves the question whether this grant was movable or immovable। देखो, अब ये जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है कि लास्ट में वही कि ये मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा लीगल इशू क्या है। अंडर सेक्शन 326 जनरल क्लॉज एक्ट
it would be regarded as immovable property because it is a benefit that rise out of land. देखो जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कह रहा है, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बता रहा है, जो ये मतलब जो ये पेड़ या स्टैंडिंग टिम्बर या टीक जो भी है ये काट के ले जा रही है, ठीक है, तो उसको अगर जनरल क्लॉजेस में देखा जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जा रहा है. ऑन द अदर हैंड टीपीए में इसका लिखा है कि ये जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है, ठीक है, जो कट करके ले जाया जा रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोला जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट ओनली. सो डज यही सेम चीज़ बोल रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 6. नाउ द क्वेश्चन ऑफ दीज टू डेफिनेशन इज टू प्रिवेल. अब इन दोनों डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जनरल क्लॉजेस में देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वेयर एज इन दोनों एक्ट्स में देखें तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. सेकंड लीगल इशू. अब थर्ड लीगल इशू क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग टिम्बर एंड ए ट्री. एक स्टैंडिंग टिम्बर और एक ट्री में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है. नेक्स्ट इसमें है अब ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के. दिस केस वाज डिसाइडेड बाय आई थिंक 5 to 6 जजेस एंड देन 4 जजेस ने डिसीजन दिया था, देन एक जज ने भी अलग डिसीजन दिया था. सो वी आर गोना टॉक अबाउट द डिसीजन जो मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट सेट हुआ था इसमें. सो ऑब्जर्वेशंस क्या थी सुप्रीम कोर्ट की. ट्रीज आर रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर अटैच्ड टू और रूटेड इन अर्थ. ट्रीज़ को क्या बोला जाता है, बहुत बेसिक चीज़ है, ट्रीज़ को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है बिकॉज दे आर अटैच टू अर्थ. अगर तुमने बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं तो दिस इज़ वन ऑफ देम, ठीक है. तो ट्रीज़ आर रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट एक्सप्रेसली सेज एंड though the TPA does not define immovable property beyond saying that it does not include standing timber, growing crops or grass, trees attached to earth are immovable property. देखो ये बेसिकली ये सारे सेक्शंस यही कह रहे हैं कि जो ट्रीज अटैच टू अर्थ होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सारे एक्ट के सेक्शंस. नेक्स्ट हम देखते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग टिम्बर और एक ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो इट इज़ क्लियर दैट देयर मस्ट बी ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द TPA draws one of the definitions of immovable property. So TPA देखो definitions draw कर रही है और things attached और same चीज़ में, and it seems to me that distinction must lie in difference between it. देखो वो ये statement जो है कोर्ट की थी, अब वो basically वही बात करें कि अब हमें बताना होगा कि standing timber और एक tree में, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है. ऑल्सो इट इज़ टू बी नोटेड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द एक्सक्लूजन इज ओनली ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर एंड नॉट ऑफ टिम्बर ट्रीज. जो ये एक्सक्लूजन की बात हो रही है ये सिर्फ स्टैंडिंग टिम्बर का है, ठीक है, ये टिम्बर ट्रीज़ का नहीं कह रहा क्योंकि टिम्बर ट्रीज़ अलग कंसेप्ट है, वो ट्रीज़ में आ जाएंगे. तो अब नेक्स्ट क्या है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू इज साउंड. इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है. कैसे. बिफोर ए ट्री कैन बी रिगार्डेड एज स्टैंडिंग टिम्बर इट मस्ट बी इन सच ए स्टेट दैट इफ कट इट कुड बी यूज टिम्बर एज टिम्बर एंड व्हेन in that state it must be cut reasonably early. कैसे. अगर एक टिम्बर को या फिर एक पेड़ को स्टैंडिंग टिम्बर लगाया जा रहा है या माना जा रहा है तो यहाँ से देखो एक मिनट, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. कहाँ से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. क्या है इसमें लिखा है स्टैंडिंग टिम्बर इट मस्ट बी इन सच ए स्टेट दैट इफ़ कट, अगर उसे काट दिया जाए, इट कुड बी यूज एज टिम्बर एंड व्हेन इन दैट स्टेट इट मस्ट बी कट रीजनेबली अर्ली. क्या कह रहा है, अगर उसे काट दिया जाए तो उसे टिम्बर की तरह यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल लकड़ी के कामों में यूज़ हो सकता है वो, या किसी भी काम में जिसमें लकड़ी यूज़ की जा सकती है टिम्बर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. और एक और कंडीशन है यहाँ पे, व्हेन इन दैट स्टेट इट मस्ट बी कट रीजनेबली अर्ली. दैट मीन्स उस स्टेट में वो जो यूज़ करने लायक है अब उसको काट भी जल्दी लेना चाहिए. ये नहीं कि वो लैंड पे अभी भी लगा हुआ है, ऐसा है कि 1 साल बाद निकालेंगे. दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन, ठीक है. अभी हमें ये 2 कंडीशन है कि वो टिम्बर की तरह यूज़ होना चाहिए एंड दैट टू वो रीजनेबली अर्ली हमें निकाल लेना चाहिए, वो लैंड पे ना रहे. दैट मीन्स क्योंकि ये कंसेप्ट आगे आएगा कि वो जल्दी निकाल लिया जाएगा तो वो उतना न्यूट्रिशन नहीं लेगा, तो मतलब बेनिफिट नहीं लेगा उस सॉइल से, ये कंसेप्ट आगे आएगा. तो ये वही कहना चाह रहा है. अब देखो द रूल इज़ प्रॉब्ली ग्राउंडेड ऑन जनरेशंस ऑफ एक्सपीरियंस इन फॉरेस्ट्री. अब ये जो रूल है ये बहुत जनरेशन से चलता आ रहा है कि कब उसको निकाला जाए, कब काटा जाए, कब वो स्टैंडिंग टिम्बर यूज़ होने लायक है, ठीक है. तो ये सब चीज़ तो पार्ट ऑफ द प्लान है जो कि इंडस्ट्री में चलता आ रहा है. उन्हें पता है कि कैसे कब कौन सा ट्री काटने लायक हो गया है. यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, प्रॉफिट अ प्रेंडरी
क्रिएट्स इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जहाँ पे इसकी बात आ जाती है वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सी द केस फर्दर। अब इसमें लिखा है इट इज़ ईजी, यहाँ से इट इज़ ईजी टू सी दैट द ट्री माइट अदरवाइज डिटोरिएट दैट इट्स कंटिन्यूस इन ए फॉरेस्ट दैट आफ्टर इट्स पास इज प्राइम फेस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ यंगर ट्रीज एंड ये सब है, ठीक है। इसमें ये लाइन बहुत वैसी, मतलब इस लाइन में क्या कह रहा है बेसिकली कि ऐसा हो सकता है कि वो उस ट्री को वहीं पे छोड़ दिया जाए और ना काटा जाए, तो वो ट्री स्टैंडिंग टिम्बर जो है वो लकड़ी बन जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसका क्या है, अब अगर उसे वहाँ छोड़ दिया जाएगा तो वो डिटीरियोरेट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, मतलब ख़राब हो जाएगा और फिर वो गिर जाएगा और वहीं पे जो भी होगा, ठीक है, और पेड़ों को उगने का मतलब स्पेस नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेवरल ट्रीज ऑल टुगेदर, ठीक है। सो कंटिन्यूएंस फॉरेस्ट आफ्टर पास ए प्राइमर हैम्पर द ग्रोथ ऑफ यंगर ट्रीज जो है वो नहीं उग पाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि पुराने वाले काटे नहीं गए हैं, ठीक है। और इवेंचुअली टिम्बर मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि अब नए पेड़ भी नहीं उग पा रहे हैं। But however that may be, the legal basis of the rule is that trees that are not cut continue to draw nourishment from the soil, ये बहुत important है, and benefit of this goes to the grantee, ये important है, ठीक है। क्या है इसमें important, एक बार देख लेते हैं ये वाला। But the legal basis of the rule is that the trees are not, ये सब the legal basis for the rule is that trees that are not cut continue to draw nourishment from the soil and that benefit of this goes to the grantee, कि अगर देखो उनको काटा नहीं जा रहा है, जो ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो ट्रीज़ जो कटेंगे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो छोटा टिम्बर का पेड़ ही क्यों ना हो, अभी वो काटने लायक नहीं हुआ है, तो अगर उन्हें काटा नहीं जा रहा है तो वो बेनिफिट जो है सॉइल से लेते रहेंगे, नरिशमेंट ले रहे हैं, तो दैट मीन्स वो किसी की प्रॉपर्टी से कुछ नरिशमेंट अभी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नाउ ऑफ कोर्स अ ट्री विल कंटिन्यू टू ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम द सॉइल एज लॉन्ग एज इज कंटिन्यूज टू स्टैंड और लिव, जब तक वो वहाँ खड़ा रहेगा पेड़ और जीता रहेगा वो वहाँ से सस्टेनेंस या न्यूट्रिशन लेता रहेगा। एंड फिजिकल फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसको हम ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे इसे स्टैंडिंग टिम्बर का नाम दे दो तुम, बट अगर वो जो है पेड़ है उग रहा है और नरिशमेंट ले रहा है तो दैट इज अ फैक्ट एंड यू कैन नॉट चेंज दैट। अब उसके बाद क्या लिखा है, बट द अमाउंट ऑफ नरिशमेंट इट टेक्स इफ इट इज़ felt at a reasonably early date is so negligible that it can be ignored, ये important line है। ये देखो क्या है, but एक मिनट, but the amount of nourishment it takes if felt at reasonably early date is so negligible, एक मिनट, negligible that it can be ignored for all practical purposes, that means अगर देखो उसको reasonably early काट दिया जाए, बहुत पहले ही काट दिया जाए न्यूट्रिशन लेने से पहले, क्योंकि जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट या जो भी ये डीड थी जब से स्टार्ट हुई है, अगर उसी में जल्दी अर्ली डेट्स पे काट दिया जाए और वो न्यूट्रिशन ना ले पाए, ठीक है, तो फिर तो निग्लिजिबल होगा, है ना। फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसने न्यूट्रिशन लिया है और ये बेनिफिट ले रहा है सॉइल से कुछ, ठीक है। तो थियोरेटिकली देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन क्लास ऑफ ट्रीज एंड अनदर इफ द ड्राइंग ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल इज द बेसिस ऑफ द रूल, तो ऐसे जो है ट्रीज़ में फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। अगर देखो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे और जल्दी काट दिया जाए तो फिर तो प्रैक्टिकली देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। फिर ट्री कैसा भी हो, ठीक है, तो उससे फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन उसने बेनिफिट उसने सॉइल से लिया ही नहीं है। द लॉ इज़ ग्राउंडेड नॉट सो मच ऑन लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन एज ऑन साउंड एंड प्रैक्टिकल कॉमन सेंस, ठीक है। इट ग्रू एम्पेरिकली फ्रॉम इंस्टेंस टू इंस्टेंस, डिसीजन टू डिसीजन। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारे ऑब्जर्वेशन या फिर फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये बहुत एक डिसीजन के बाद दूसरा डिसीजन या फिर इंस्टेंसेस के बाद या एक्सपीरियंसेस के बाद ये चीज़ें सोची गई हैं कि भाई ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, एक मेजर डिसीजन है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो इफ़ आई इंक्लूड इट इन दिस वीडियो, बट आई थिंक आई शुड मेक अ डिफरेंट पार्ट, but that too will not be possible. Okay, so I'm gonna tell this in this video only. So decision में क्या हुआ, ये बहुत मेजर पार्ट है। So decision में क्या है, now the issue is how does the document in question regard to this issue. In the first place the duration of the grant is 12 year, ये बहुत कॉमन बात है फैक्ट्स में, ड्यूरेशन 12 years थी डॉक्यूमेंट की।
जो ट्रीज़ है दैट विल बी फिट फॉर कटिंग 12 ईयर्स हैंस विल नॉट बी फिट फॉर फेलिंग नाउ। जो ट्रीज़ अगर देखो 12 ईयर्स में ही अगर वो ट्रीज़ बड़े होते हैं, ठीक है, तो उन्हें अब तो नहीं गिराया जा सकता, फिर तो उनका काम ही क्या होगा, ठीक है। टिम्बर अगर हम उन्हें सपोज कर रहे हैं तो अभी उनको अदर थिंग्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता अगर उन्हें अभी से ही गिरा दिया जाएगा तो, क्योंकि प्रॉपरली बड़े ही नहीं हुए, ग्रोथ ही नहीं हुई है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ mere sale of trees as wood, it is not just a right to cut tree but a derived profit from the soil। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, and you have to focus on this line। इट इज़ नॉट जस्ट ए राइट टू कट द ट्रीज़। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठीक है हम ट्रीज़ कट कर रहे हैं और उसका ही ये डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉफिट डराइव कर रहे हैं फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ। कहाँ से? सॉइल में से प्रॉफिट डराइव कर, देखो क्योंकि वो बड़े होंगे तो उन्हें बड़े होने में टाइम लगेगा, तो दैट मीन्स उस सॉइल में से प्रॉफिट निकलेगा, दैट मीन्स उस सॉइल में से वो ट्रीज़ नरिशमेंट लेंगे, ठीक है, तो टाइम लेंगे तो उस सॉइल से कुछ प्रॉफिट वो ले रहे हैं ट्रीज़, ठीक है। इन द शेप ऑफ द नरिशमेंट इन द सॉइल दैट गोज इन द ट्रीज एंड मेक इट ग्रो टिल द साइज एंड एज। ये सारी बातें अभी मैंने बोल दी है, और ये सारे ऑलरेडी दैट साइज इन ऑर्डर टू इनेबल इट टू कंटिन्यू टू लिव पेटिशनर्स फैलित। और जब तक वो उगते रहेंगे, नरिशमेंट लेते रहेंगे, जब तक पेटिशनर उसे काटने की नहीं सोचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, this aspect is emphasized in clause 5 of the deed where the cutting of the trees is prohibited but as soon as they reach the girth within। ये सारे प्रैक्टिकल फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि क्लॉजेस में या उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस डीड में लिखा हुआ था, तो ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो नथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड हियर, ठीक है। सो एज रिगार्ड ट्रीज दैट कुड बी कट एट वंस देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू डू सो, दे कैन इवन लेफ्ट standing till such as the petitioner chooses to fell them। अब important line क्या है? That means that they are not of to be converted into timber as early date and that the intention is that they should continue to live and derive nourishment and benefit। ये वही चीज़ घुमा के बोल दी है जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि तो फिर इसलिए मेन बात क्या है, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये है मेन, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं ये, एक तो ये क्लियर नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? दैट मीन्स दैट दे आर नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू टिम्बर एट रीजनेबली अर्ली। उन्हें अभी से ही टिम्बर मतलब अर्ली डेट पे नहीं बनाया जा रहा है, मतलब अभी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और वो जो छोटे पेड़ हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है, 12 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स वाई अब वो जब तक बड़े होंगे तब तक नहीं काटेंगे, ठीक है। तो अब वो नरिशमेंट वो सॉइल से लेते रहेंगे। इन अदर वर्ड्स दे आर रिगार्डेड एज ट्रीज एंड नॉट एज टिम्बर। दूसरे शब्दों में उनको, इन अदर वर्ड्स दे आर रिगार्डेड एज ट्रीज एंड नॉट एज टिम्बर। उनको ट्रीज ही माना जाएगा क्योंकि अभी तो उन्हें कट नहीं किया जा रहा और वो नरिशमेंट सॉइल से लेंगे, ट्रीज यही तो करते हैं, तो ये ट्री हुआ, टिम्बर नहीं हुआ, उसको अभी यूज़ में नहीं लिया जा रहा है। सो बट एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ विच टिम्बर इज़ मेंट, उस पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं हो पाएगा। अभी आगे क्या है? इट फॉलोज, एक मिनट, इट फॉलोज दैट द ग्रांट इज़ नॉट ओनली ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर बट ऑल्सो ऑफ ट्री। अब यहाँ पे तो अब इससे क्या पता चलता है? तो ये जो ग्रांट है, ठीक है, ये ग्रांट सिर्फ टिम्बर ट्रीज़ की नहीं है या स्टैंडिंग टिम्बर की नहीं है बट ऑल्सो ऑफ ट्रीज़ की भी है, ठीक है। आर नॉट इन फिट स्टेट, उन ट्रीज़ के लिए भी है जिनको अभी फिट स्टेट में नहीं है, ठीक है, काटने के लिए, और उनको अभी बड़े होने का टाइम भी दिया जा रहा है। तो दैट मीन्स इस डीड के अंदर स्टैंडिंग टिम्बर तो इंक्लूडेड है बट वो ट्रीज़ भी इंक्लूडेड है जो कि अभी स्टैंडिंग टिम्बर नहीं बने हैं पर फ्यूचर में बनेंगे, बट अभी वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं सॉइल से बड़े होने के लिए, तो इसमें दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चला? Such trees cannot be regarded as timber that happens to be standing because timber as such does not draw nourishment। अब देखो ये जो trees हैं, अब ये nourishment अगर ले रहे तो इनको हम standing timber नहीं बोल सकते क्योंकि standing timber देखो एक बार बड़ा होने के बाद properly उसको use किया जाता है and that does not derive any more nutrition from the soil, ठीक है। तो इन पेड़ों को तो हम standing timber नहीं बोल सकते क्योंकि ये nutrition ले रहे हैं अभी, ठीक है। अब तो क्या है आगे? If therefore they can be left for an appreciable length of time, they must be regarded as trees and not a timber। The difference lies there। यही तो डिफरेंस है कि अगर वो न्यूट्रिशन डराइव करे, वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज केस में वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो इसमें ये कह रहा है, तो मेन फैक्ट क्या है? अगर उन्हें वो न्यूट्रिशन डराइव कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है और वो ट्रीज़ ही हैं। तो अब इसमें बेसिकली मेन डिसीजन क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ पूरे केस की जिस्ट इस पैराग्राफ के अंदर है। सो क्या है?
द रिजल्ट इज़ दैट दो सच ट्रीज एज कैन बी रिगार्डेड एज स्टैंडिंग टिम्बर एट द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि मैंने बताया था कि जिस दिन का वो डॉक्यूमेंट बना है उस टाइम पे हो सकता है कुछ ऐसे ट्रीज़ हों जो कि स्टैंडिंग टिम्बर हो, जिनको हम अभी से कट करके उनको यूज़ में ले सकते हैं। तो वो स्टैंडिंग टिम्बर तो इस डॉक्यूमेंट में होंगे, बोथ बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड गर्थ एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंटेंशन टू फेल एट अर्ली देयर, क्योंकि उनका साइज़ और उनकी गर्थ जो है उतनी हो गई है, और उनकी जो पेटिशनर है उसकी इंटेंशन है उसको अभी अर्ली डेट पे जल्दी ही उसे फेल करने की या काट देने की उन पेड़ों को। तो वो सारे जो अगर अभी यूज़ में हो सकते हैं लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग टिम्बर जो है, जो कि इस केस में ये है क्योंकि इनको अर्ली डेट पे गिराया जा रहा है क्योंकि ये प्रॉपर साइज़ के हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको इन पेड़ों को स्टैंडिंग टिम्बर बोला जा सकता है, और उन एक्ट्स में लिखा है कि स्टैंडिंग टिम्बर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, क्योंकि वो इमूवेबल नहीं है, ठीक है। सो द रिमेनिंग ट्रीज दैट आर ऑल्सो कवर्ड बाय द ग्रांट विल बी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अब जो रिमेनिंग ट्रीज़ है जो कि अभी नहीं कट करे जा रहे और वो नरिशमेंट लेंगे, उनको क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस वन, द रिमेनिंग ट्रीज दैट आर ऑल्सो कवर्ड बाय द ग्रांट विल बी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो बचे हुए ट्रीज़ हैं जिनको अभी नई अर्ली डेट पे काटा जा रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे, और जो स्टैंडिंग टिम्बर अभी हमने देखे वो मूवेबल है। तो दोनों ही चीज़ इस डॉक्यूमेंट में कवर हो चुकी हैं। अब देखो, एंड द टोटल वैल्यू इज़ 26,000। टोटल वैल्यू क्या है, 26,000 है, और द डीड रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। जिस डीड में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाती है वो डीड, और ऑल्सो जिसकी वैल्यू मतलब एक सेक्शन आई थिंक जिसकी वैल्यू देयर इज़ एन अमाउंट, अगर उससे एक्सीड करती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो ये डीड जो है ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायर करती है, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है और वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है 26,000, तो ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। Being unregistered, it passes no title or interest and therefore petitioner has no right which she can enforce। अब देखो, रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको कोई टाइटल भी नहीं मिला कि उनका हक है इस चीज़ पे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज़ तुम्हें पता ही होगी, इंटरेस्ट का मतलब प्रॉपर्टी राइट में, प्रॉपर्टी लॉज में राइट होता है, इंटरेस्ट का मतलब राइट होता है। तो कोर्ट ने बोला इसका कोई टाइटल या कोई राइट नहीं है, इसलिए इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, और ये पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। सो इसमें बेसिकली क्या बोला गया था, दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई थी कि अ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर एंड द रेस्ट रिमेनिंग ट्रीज जो कि अभी बड़े हो रहे हैं उनको इमूवेबल। अब इसमें पैसे भी थे, सूट भी था, तो ये है 26,000 प्लस। तो अगर इसमें पैसे भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है, दिस रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो इनको टाइटल भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है, तो इसलिए ये एनफोर्सेबल नहीं है, पेटिशन डिसमिस हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस केस। ये केस मेरे को मिल नहीं रहा था कहीं, तो आई थॉट दैट यू पीपल विल ऑल्सो बी सर्चिंग फॉर दिस केस, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।